दोस्तों अगर आप भी होम लोन लेने का सोच रहे हो ना तो ये दो चार बहुत अच्छे आर्टिकल्स छपे हैं। इन आर्टिकल्स में हर एक चीज़ इसने बताई है। जैसे मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। इस आर्टिकल में इसने हर एक चीज़ बताई है कि आज की डेट में सरकारी बैंकों के होम लोन के क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं। हर एक बैंक के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसने बताए हैं। अच्छा, फिर प्राइवेट बैंकों के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं, फिर वो उसके बारे में बताया। फिर इसने बताया कि जो NBFCs हैं जो होम लोन देती हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं, और साथ में कंपैरिजन किया कि आज की डेट में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं। फिर ये पूरा आर्टिकल बता रहा है कि हमें होम लोन कहां से लेना चाहिए कि हमारे को होम लोन सबसे सस्ता पड़े, होम लोन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। यानी बहुत अच्छा ये आर्टिकल है। मेन आर्टिकल या फिर आप कह सकते हो कि जो इसका मेन जो पॉइंट है ना ये बताना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि कैसे सरकारी बैंक ज्यादा बेनिफिशियल है। यानी कस्टमर के लिए सरकारी बैंकों से होम लोन लेना ज्यादा फायदे का सौदा है। सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। एक जैसे इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। अच्छा, ऐसे ही फिर ये दूसरा आर्टिकल है, इसके अंदर भी यही बता रहे हैं कि सरकारी बैंकों के आज की डेट में जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.35% तक पहुंच गए। आज भी अगर आप प्राइवेट बैंकों में जाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल ICICI का अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो 7.75% से लेकर के 7.85% इतने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं। वहीं कुछ कुछ सरकारी बैंकों में 7.35% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गए। खैर, एक एक बैंक का होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैं आपको बताऊंगा, और हर एक चीज जो होम लोन से जुड़ी हुई है सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यानी अगर कोई नया होम लोन लेने की सोच रहा है तो उसके लिए तो बहुत बेनिफिशियल होने वाली वीडियो। अच्छा, अगर वैसे होम लोन नहीं भी लेना तो भी नॉलेज पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से भी आपको काफी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ये एक और आर्टिकल है, काफी सारे आर्टिकल इसके ऊपर छपे हैं, तो मैंने इसके ऊपर फिर एक वीडियो प्लान कर ली। इससे होम लोन लेने के लिए काफी आसानी हमारे को हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि जो Q1 के रिजल्ट्स आए हैं ना, ठीक है, बैंकिंग के, उसके अंदर ये बोल रहा है कि जो सरकारी बैंक है, जैसे आज की डेट में भारत में 12 सरकारी बैंक है, तो इनका जो परसेंटेज है ना होम लोन का, वो 37% से बढ़ के 46% हो गया। यानी आज की डेट में अगर 100 होम लोन्स डिसबर्स हो रहे हैं ना, मान लो 100 लोग होम लोन ले रहे हैं, तो उसमें से 46 लोग सरकारी बैंकों से होम लोन ले रहे हैं। उसके बाद जो 54% है उसमें सारे आ जाते हैं आपके प्राइवेट बैंक भी आ जाते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आ जाते हैं और NBFC भी आ जाते हैं। यानी सरकारी बैंकों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, ज्यादा लोग सरकारी बैंकों को प्रेफर कर रहे हैं। अब इसका मेन कारण क्या है? चलो, कारण से पहले एक बार मैं प्राइवेट बैंकों का भी वोट शेयर बता देता हूं। प्राइवेट बैंकों में गिरावट आई है Q1 के रिजल्ट्स में। पहले प्राइवेट बैंकों के पास 35% का होम लोन का शेयर था, जो कि गिर के अब 28% पे पहुंच गया। यानी अगर मैं प्राइवेट बैंकों की बात करूं तो 100 में से सिर्फ 28 लोग ही प्राइवेट बैंकों को प्रेफर कर रहे हैं होम लोन लेने के लिए। समझ के बात को। अब पॉइंट ये आता है कि प्राइवेट बैंकों में गिरावट आ रही है, सरकारी बैंकों की डिमांड उठ रही है, तो कुछ तो सरकारी बैंकों में फायदा हो रहा होगा ना। देखो, सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकारी बैंकों के जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो प्राइवेट बैंकों से बहुत सस्ते पड़ते हैं। आप देखो, अगर आप होम लोन ले रहे हो तो पहली चीज, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता, दूसरी चीज प्रोसेसिंग फीस सस्ती पड़ती है, तीसरी चीज अगर प्राइवेट बैंकों से लोन लोगे ना तो आखिरी में जिस दिन, जैसे होम लोन का प्रोसेस क्या है कि आपने होम लोन लेना है, ठीक है जी, आपको सबसे पहले सैंक्शन लेटर आ जाएगा, ठीक है। अभी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सैंक्शन लेटर आ गया, आपने दूसरी तरफ सेलर को या ब्रोकर को जिसके साथ भी आपकी डील हो रही है उसको आपने बयाना कर दिया, 25% पैसा दे दिया। अब उसके बाद जब डेट आएगी ना रजिस्ट्री की, उससे 2-3 दिन पहले पता है क्या कहेंगे, ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, पर्सनल तजुर्बे से, वो ये कहेंगे कि जो होम लोन है ना वो हम डिसबर्स तो कर देंगे, लेकिन आपको ना एक टर्म इंश्योरेंस परचेज करना पड़ेगा। आपके पास अगर ऑलरेडी टर्म इंश्योरेंस भी होगा ना, तब भी कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमारा जो क्रेडिट मैनेजर है ना वो मना कर रहा है पैसे को। यार आप तो मुसीबत में फंस गए ना। आप कहोगे कि यार 5-7 दिन के बाद मेरी रजिस्ट्री होनी है और अब आप कह रहे हो कि लोन का पैसा रुक भी सकता है, भी पहले मेरे को टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। भाई कैसी बेहुदा सी बात है। तो ऐसे करके थोड़े कस्टमर के फीडबैक भी पॉजिटिव नहीं है। समझ के बात को। सरकारी बैंकों में जो एक बात खुल गई तो खुल गई, तंग नहीं करेंगे आपको कि टर्म भी, या तो शुरू में कह देंगे कि आप लेना है नहीं लेना, वो आपकी डीलिंग के ऊपर बात करती है, लेकिन बीच में ये नहीं कहेंगे कि टर्म इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो बात खुल गई सो खुल गई। अच्छा, दूसरी बात, प्रोसेसिंग फीस भी बहुत कम है। इंटरेस्ट रेट तो कम है ही सरकारी बैंकों के, प्रोसेसिंग फीस भी बहुत कम है। मतलब अगर मान लो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर कोई 1 करोड़ का लोन लेता है ना, तो प्राइवेट बैंक आराम से 0.3%, 30%, 0.40% भी ले लेते हैं। वहीं सरकारी बैंकों की प्रोसेसिंग फीस होम लोन के केस में 0.1%, 0.15% इतनी रहती है। यानी आधो आध का फर्क है। प्रोसेसिंग फीस सस्ती पड़ रही है, इंटरेस्ट रेट सस्ते पड़ रहे हैं। अब एक सवाल आता है कि सरकारी बैंक सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों देता है, प्राइवेट बैंक महंगे क्यों देता है? देखो, थोड़ा सा कंसेप्ट नॉलेजेबल है, आपको सीख के काफी कुछ इंटरेस्टिंग मजा आएगा, ठीक है। देखो,
एक सिंपल सी बात बताओ, कोई भी एक बैंक है वो काम कैसे करता है भी? कोई कस्टमर उसके पास आएगा, कहेगा सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखो, कोई कस्टमर उसके पास करंट अकाउंट खुलवाएगा, कोई कस्टमर उसके पास एफडी करवाएगा, कोई कुछ आरडी करवाएगा, है ना। अलग अलग तरीकों से कुछ कस्टमर जो है बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं। बैंक के पास जो पैसा इकट्ठा होता है, इस पैसे को बैंक आगे लोन की फॉर्म में दे देता है। अब लोन अलग अलग होते हैं, चाहे तो वो होम लोन भी दे सकता है, चाहे तो वो पर्सनल लोन भी दे सकता है, चाहे तो वो कार लोन भी दे सकता है, समझ गए। अब जिस बैंक के पास सबसे सस्ती दरों पे पैसा आएगा, ठीक है, मान लो कम ब्याज दर पे अगर पैसा आएगा तो आगे लोन भी मैं कम ब्याज दर पे दूंगा। अब सरकारी बैंकों के पास क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है। जैसे अगर मैं आज भारत की भी बात करूं ना, तो भारत में भी जैसे मान लो मेरी एज ग्रुप है, तो हम तो चलो फिर सोचते हैं कि प्राइवेट बैंक को सरकारी हो, माइंडसेट क्लियर है कौन सा आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक जैसे बैंक डूब रहे हैं। मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा किसी में मर्जी अकाउंट खोल लो, कोई बैंक नहीं डूबने वाला, क्योंकि आरबीआई की गाइडेंस में सारा कुछ सिस्टम चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम। लेकिन मेरे फादर की एज ग्रुप से अगर आप पूछोगे कि कहां पे मैं, मान लो मेरे फादर के पास अगर 1 लाख रुपए है ना, तो मेरे फादर कभी गलती से भी प्राइवेट बैंक में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट क्लियर है। वो कहेंगे प्राइवेट बैंकों का क्या पता कब ताले लग जाए। और सिर्फ मेरे फादर का नहीं, मेरे फादर की जो जनरेशन है पूरी की पूरी, उनका माइंडसेट क्लियर है कि पैसा या तो घर पे रख लो या फिर सरकारी बैंकों में रखो। तो आज भी डिपॉजिट्स की जब हम बात करते हैं ना कि बैंकों के पास किसके पास पैसा ज्यादा है, डिपॉजिट्स किसके पास ज्यादा आती है, तो सरकारी बैंकों के पास आती है। अच्छा, बैंक में ना एक होता है कासा रेशो, ठीक है। जिस बैंक का कासा रेशो सबसे ज्यादा होएगा ना, वो बैंक सबसे सस्ते ब्याज दरों पे अपने पास पैसा ला रहा है। समझ के बात को। कासा रेशो क्या होता है कि जिस बैंक के पास करंट अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा होगा और सेविंग्स अकाउंट में। क्यों? क्योंकि जितने भी करंट अकाउंट हम बैंक के अंदर खोलते हैं, उसमें करंट अकाउंट में जो भी पैसा कस्टमर रखता है, बैंक उसके ऊपर 0% ब्याज देता है, यानी फ्री में वो पैसा बैंक के पास आ रहा है। तो जिस बैंक के पास सबसे ज्यादा करंट अकाउंट होंगे ना, वो बैंक सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अच्छा, फिर ऐसे क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट, यानी उसके बाद जिसके पास सबसे ज्यादा सेविंग्स अकाउंट होंगे, क्योंकि उसमें रखे पैसे पर भी ऑलमोस्ट 2.5% ही ब्याज बैंक देता है। समझ के बात को। तो जिस बैंक के पास कासा रेशो यानी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट सबसे ज्यादा होंगे, वो प्रॉफिटेबल बैंक है। और करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट सबसे ज्यादा एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इन सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा है। तो कहने का मतलब मोटा मोटा मेरा यह है कि बैंक के पास जो डिपॉजिट आ रहा है सरकारी बैंकों के पास, उनके पास कासा रेशो बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब वो बहुत सस्ती ब्याज दरों पे कस्टमर से, डिपॉजिटर से पैसा ले लेते हैं। जब पैसा बहुत सस्ते ब्याज दर पे आ गया, तो आगे लोन भी बहुत सस्ती ब्याज दरों पे वो देने के लिए कैपेबल होते हैं। वहीं प्राइवेट बैंकों पे आ जाओ। पहली बात तो प्राइवेट बैंकों के पास कासा रेशो बहुत ज्यादा हाई नहीं है। प्राइवेट बैंक या तो एफडी ज्यादा करवाते हैं, अब एफडी ज्यादा कराएंगे तो उनको डिपॉजिट पे ब्याज भी ज्यादा देना पड़ेगा, आरडी ज्यादा करवाएंगे या फिर कुछ और अलग वे ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गए, ठीक है। अच्छा, तो तभी करके उनके पास ऑलरेडी पैसा ही महंगी ब्याज दर पे आ रहा है, तो उन्हें होम लोन भी महंगी ब्याज दर पे देना पड़ता है। चलो प्राइवेट बैंक तो फिर ठीक है। तीसरा आ जाओ एनबीएफसी, ठीक है। ये जो आपकी छोटी मोटी कंपनी, में नाम नहीं लूंगा किसी का भी, समझ जाओ जो भी एनबीएफसीज हैं, ये इनके पास कोई डिपॉजिट थोड़ी आ रहा है खुद का। ये क्या करती हैं, प्राइवेट बैंकों से पहले तो पैसा उधार लेती हैं, पहले ही पैसा महंगी ब्याज दरों पे लेंगी, ठीक है। फिर आगे जो होम लोन है, फिर वो तो और ज्यादा महंगी ब्याज दरों पे दिया जाएगा। तो अब सिंपल सा कंसेप्ट ये समझो कि भाई मैं एक कस्टमर हूं, मुझे क्या लेना देना कि बैंक के पास जो पैसा आ रहा है वो महंगी ब्याज दर पे आ रहा है या सस्ती ब्याज दर पे आ रहा है। भाई एनबीएफसी के पास अगर पैसा महंगी ब्याज दर पे आ रहा है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है एनबीएफसी से लोन लेने की? मैं क्यों लूंगा एनबीएफसी से लोन? भाई मैं तो अपना फायदा देखूंगा एज ए कस्टमर। तो मोटा मोटा रीजन मैंने आपको बैकएंड का समझा दिया कि सरकारी बैंकों के पास पैसा सस्ती ब्याज दरों पे आ जाता है, इसलिए वो लोन भी सस्ती ब्याज दरों पे देते हैं। तो मुझे सिंपल सा कंसेप्ट समझ आ गया। अब अगर आपको होम लोन लेना है, तो पहली चीज आप सबसे पहले सरकारी बैंकों की तरफ जाओगे। अब सरकारी बैंक भी 12 हैं, उनके सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाऊंगा कि सबसे सस्ता इनमें से भी कौन सा होम लोन हमारे को देता है, ठीक है जी। तो हम तो वहीं से ही होम लोन लेंगे। अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है? अब एक सवाल काफी लोगों के मन में आएगा कि फिर लोग एनबीएफसी से लोन ही क्यों लेते हैं? देखो, अब प्रॉब्लम आती है कि सरकारी बैंक हो गए और प्राइवेट बैंक हो गए, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव बैंकिंग नहीं करते। समझ के बात को। ये छांट छटाई करके लोन देते हैं कि इतना सिविल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जिनके यहां पे लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं ना, फिर वो मजबूरी में एनबीएफसी के पास जाते हैं। एनबीएफसी बहुत ज्यादा छांट छटाई नहीं करती। एनबीएफसी फिर लोन दे देती है अगर सिविल स्कोर 19-21 भी है, तो इसीलिए फिर लोग एनबीएफसी से होम लोन लेते हैं, महंगी ब्याज दरों पे होम लोन लेते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक है, तो फिर हमें प्राइवेट बैंकों की तरफ भी नहीं जाना, हम सीधा जाएंगे सरकारी बैंकों की तरफ, ठीक है। चलो, ये चीज अब हमने समझ ली कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके कैसे हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अभी मैं आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक एक के दिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो भी पुश कर रही है हाउसिंग सेक्टर को, ठीक है। अब गवर्नमेंट को अगर हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट देना है,
तो उसके पास तो एक ही माध्यम है, सरकारी बैंकों को। इस टाइम पे आज की डेट में जब से ये यूएसए का इशू चला है ना कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं, ठीक है, 50% टैरिफ लगा दिए यूएसए ने। देखो सिंपल सी एक चीज समझो, जीडीपी क्या है? जीडीपी है आपका C+I+NX+G, ठीक है जी। अब यूएसए ने टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर, जिस वजह से हमारे नेट एक्सपोर्ट्स जो है, देखो सी क्या है? कंजम्पशन, आई है इन्वेस्टमेंट, एनएक्स है नेट एक्सपोर्ट और जी है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। अब हमारे ऊपर टैरिफ लग गए तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया यूएसए को, तो जीडीपी का एक जिसको बोलते हैं चार टांगे, एक टांग हिल गई कि हमारे नेट एक्सपोर्ट हो गए कम। अब हमारे को अब जीडीपी के नंबर अगर गिरे तो ऑब्वियस सी बात है सरकार के ऊपर सवाल आ जाएगा भी कैसी सरकार है, देखो जीडीपी गिरती जा रही है, सरकार को जीडीपी तो उठानी है। अब नेट एक्सपोर्ट्स की अगर कमर हिल गई है तो हमारे को कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी। कंजम्पशन बढ़ेगी कब भाई? जब आप और मैं देश में खर्चा करेंगे तभी कंजम्पशन बढ़ेगी। अगर कंजम्पशन हम ज्यादा बढ़ा ले तो हमारी जीडीपी अफेक्ट नहीं करेगी, जीडीपी कांस्टेंट बढ़ती रहेगी। कंजम्पशन कब बढ़ेगी उसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? अपनी रेपो रेट को कम कर दो। जैसे ही आप रेपो रेट को कम करोगे ना तो आपके जो होम लोन है वो सस्ते हो जाएंगे। अभी आप देख रहे होगे न्यूज बहुत ज्यादा आ रही है कि सरकार जो जीएसटी है उसमें भी 2 स्लैब रखना चाहती है सिर्फ, है ना, जीएसटी को भी रिड्यूस कर रही है कि लग्जरी के लिए 40%, बाकी 5% और 18% की स्लैब रखना चाहती है। वो क्यों रखना चाहती है? कि हर एक चीज सस्ती हो जाए देश में तो लोग ज्यादा खर्चा करने लगे। क्योंकि आप समझो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स कम हो गए यूएसए के बवाल के चक्कर में कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए सरकार हर जगह से फोकस कर रही है कि कंजम्पशन बढ़ाओ, ठीक है। जीएसटी अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, मीटिंग्स चल रही हैं, अगर वो जो भी होगा समझ गए। न्यूज तो बहुत आ रही है ना कि 28% वाली स्लैब ही खत्म करना चाहती है सरकार। जीएसटी कम हो जाएगा तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे। अच्छा, रेपो रेट कम हो जाएगी तो होम लोन के, आरबीआई ने अगर रेपो रेट कम कर दी तो होम लोन की ब्याज दरें कम हो जाएंगी। होम लोन की अगर ब्याज दरें कम हो जाएंगी तो ज्यादा लोग होम लोन लेंगे, ज्यादा लोग होम लोन लेंगे तो मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा लोगों के पास तो लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, तो लोग खर्चा करेंगे तो फिर हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो ये पूरा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, ठीक है। अच्छा, अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। अगर आप देखोगे ना तो गवर्नमेंट ने सरकारी बैंकों को बवाल टारगेट दे रखे हैं पूरे के पूरे कि जी होम लोन हमें मैक्सिमम डिसबर्समेंट चाहिए। तो अगर किसी का सिविल स्कोर थोड़ा बहुत, जैसे मान लो, देखो सिंपल सी बात है, 720 प्लस तो होना ही चाहिए सिविल स्कोर अगर आपको अच्छा होम लोन चाहिए, एटलीस्ट बता रहा हूं। बाकी तो देखो 750 होना ही चाहिए अगर बड़ी अमाउंट का होम लोन चाहिए। लेकिन इस वक्त अगर किसी का सिविल स्कोर इस रेंज में या 710 के आसपास या थोड़ा बहुत भी 19, अगर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 650 सिविल स्कोर है तो एसबीआई होम लोन दे देगा, लेकिन अगर मान लो थोड़ा बहुत भी 19-21 है ना तो ये बेस्ट टाइम है। क्योंकि ये टैरिफ की वजह से सरकार ने होम लोन डिसबर्समेंट पे पूरा फोकस कर रखा है। ये पूरा आर्टिकल सब कुछ बता रहा है, जो अब मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखाया था ना, ये सब कुछ बता रहा है इस आर्टिकल के अंदर कि कैसे सरकार इंटरवेन कर रही है, सरकार का टारगेट क्या है। तो ये बेस्ट टाइम है, सरकार पूरा फोकस कर रही है कि होम लोन ज्यादा से ज्यादा डिसबर्स किए जाए। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिस वजह से आपकी जो सरकारी बैंकों के होम लोन की डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा उठी हुई है। अब आप आ जाओ इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, ठीक है। यहां मैंने जो मेन बैंक्स हैं, देखो वैसे तो 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 12 सरकारी बैंक है। अब सबके लिखता फिर कुछ एनबीएफसी है तो फिर कोई फायदा नहीं है, सेंस नहीं बनता। मैंने मेन बैंकों को उठा लिया, ठीक है। सबसे पहले सबसे सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूनियन बैंक दे रहे हैं, ठीक है जी। सरकारी बैंक है, सबसे पहले आपको यहीं ट्राई करना है। यहां पे हमें जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.35% से स्टार्ट हो रहे हैं। 7.35% बहुत सस्ता है। अच्छा, मेरा खुद का पर्सनल लोन कह रहा हूं, मेरा खुद का जो होम लोन है वो आईसीआईसीआई बैंक से चल रहा है, ठीक है। यहां पे 7.7% से स्टार्टिंग है, बाकी डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर। अगर आपका सिविल स्कोर वही बात है 800 प्लस है तो 7.7% मिलेगा। मेरा जो इस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो आईसीआईसीआई बैंक में 7.85% चल रहा है। समझ के बात को, जब मैंने 2 साल पहले लिया था, तो मैंने जब लिया था तब 8.85% मेरा होम लोन पे आईसीआईसीआई ने दिया था। फिर आरबीआई ने रेपो रेट पहले 25 बेसल पॉइंट घटाई, ठीक है, फिर दोबारा 25 बेसल पॉइंट घटाई, फिर 50 बेसल पॉइंट घटाई, यानी कुल मिलाकर के टोटल करोगे तो 1% रेपो रेट घटी थी, जिस वजह से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.85% से घट के आज की डेट में 7.85% पे चल रहा है। अब मैं आपको ये कंसेप्ट भी समझा देता हूं। देखो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट काम कैसे करता है, दोबारा ब्याज दरों पे चलेंगे। देखो होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होता है आपका रेपो रेट, ठीक है जी, प्लस में स्प्रेड होता है बैंक का प्रॉफिट, ठीक है। जैसे अब मेरा आईसीआईसीआई का होम लोन 7.85% पे चल रहा है, ठीक है, 7.85% पे, ठीक है जी। तो रेपो रेट आज की डेट में आप नेट पे जाके देख सकते हो कि आरबीआई की रेपो रेट क्या चल रही है। तो आज की डेट में रेपो रेट 5.5% चल रही है, ठीक है। और फिर स्प्रेड होता है बैंक का प्रॉफिट, तो ये कितना हो गया 5.5, 6.5, 7.5,
और 2.25%। तो यानी आईसीआईसीआई बैंक 2.25% अपना प्रॉफिट रख रहा है, बाकी रेपो रेट चल रही है 5.5%। यही आज की डेट में अगर कैनरा बैंक की बात करूं तो कैनरा बैंक के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% चल रहे हैं। अगर मेरा कैनरा बैंक से होम लोन होता तो 5.5% रेपो रेट तो ली ही जाती, ठीक है जी, प्लस यहां पे 2% ही सिर्फ कैनरा बैंक अपना प्रॉफिट रखता। मैंने वही चीज बताई ना आपको। क्यों? देखो आईसीआईसी ज्यादा प्रॉफिट क्यों रख रहा है? अब ये चीज समझो कि कैनरा बैंक के पास वही बात है कि कासा रेशो ज्यादा है, लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट आ रही है, तो लोन भी सस्ते में दे पा रहे हैं। बस ये सिंपल सा फैक्टर आप समझ के चलो। अच्छा, अब रेपो रेट कभी भी बढ़ा देता है आरबीआई, कभी भी घटा देता है, वो फिर अलग टॉपिक हो जाएगा। वो देश में महंगाई को कम करने के लिए उसका एक टूल है रेपो रेट, समझ के बात को। अब जैसे मान लो कल को रेपो रेट मेरा 7.85% है, मान लो रेपो रेट 0.25% और घटा देता है, ठीक है, तो इसमें से 7.85% में से 0.25% और घटा दो, 7.60% हमारा जो है कल को होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जब होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी जो ईएमआई का अमाउंट है वो भी कम हो जाता है। अब आपकी चॉइस होती है, या तो ईएमआई की अमाउंट घटा लो या फिर लोन का टेन्योर घटा लो, ठीक है। अगर ऐसे ही कल को रेपो रेट बढ़ जाती है तो आपके पास फिर दो चॉइस आती है कि या तो मतलब मान लो रेपो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा हो गया तो फिर वो कहेगा या तो ईएमआई का अमाउंट बढ़ा लो या फिर टेन्योर बढ़वा लो, समझ के बात को। तो वो दो चॉइस होती है, वो आपको सेलेक्ट करनी होती है। चलो ब्याज दरों पे आते हैं। अच्छा, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी 7.35% दे रहा है, यूको बैंक 7.4%, ऐसे ही आपका एसबीआई 7.7%, और फिर ऐसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 8%, बंधन बैंक 8.41%। अब एक सिंपल सी कैलकुलेशन समझो। मान लो मैं बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ का लोन लेता हूं, ये मैंने कैलकुलेशन 1 करोड़ के लोन के हिसाब से बनाई है, और 30 ईयर्स के लिए लेता हूं। वहीं दूसरी तरफ मैं एक बंधन बैंक से लोन लेता हूं और वही 30 ईयर्स के लिए लोन लेता हूं और 1 करोड़ का लोन लेता हूं। अगर तो मैं 7.35% के हिसाब से लोन ले रहा हूं बैंक ऑफ इंडिया से, तो मेरी मंथली ईएमआई आ रही है 68,897 रुपए। यही लोन अगर मैं बंधन बैंक से लेता हूं, ठीक है, तो मेरी यहां पे जो ईएमआई आ रही है वो आ रही है 76,254 रुपए। यानी एक तो अगले 30 साल तक मेरे को हर महीने 8,000 रुपए के आसपास की किस्त एक्स्ट्रा भरनी पड़ रही है, जस्ट बिकॉज कि मैंने अपना बैंक सही सेलेक्ट नहीं किया। ये बहुत जरूरी हो जाता है भाई। देखो, बीइंग अ कस्टमर मेरे को हर महीने 8,000 रुपए फालतू देने पड़ेंगे, समझ के बात को, अगर मैंने बैंक गलत सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अभी तो मैंने ये अपनी गाड़ी बंधन बैंक तक रोक दी भाई, अगर मैं किसी एनबीएफसी तक चला जाता ना तो 15% पे भी होम लोन मिलते हैं। आप समझ गए, मतलब आप समझो कि जितनी ईएमआई आ रही है इसकी 2 टाइम्स ईएमआई कर लो। क्यों? क्योंकि आप बैंक सही सेलेक्ट नहीं कर रहे। देखो, मैं आपको एक सही तरीका बताऊं, ये तो चलो अब हम वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है कोई 1 महीने के बाद वीडियो देख रहा हो सकता है कोई 6 महीने के बाद वीडियो देख रहा हो, उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया। सिंपल और सही, अगर आपका ईएमआई कह रहा हूं, अगर आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल ठीक है ना, आपने एक काम करना है, ये जैसे ये डायरी पड़ी है, ठीक है, ये डायरी लेनी है ऐसी, ठीक है, इसके अंदर पहले पेज पे लिखना शुरू करो जितने भी बैंक आपके शहर में है ना। मैं सच बता रहा हूं कि होम लोन आपने लेना 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, कोई 1-2 दिन के लिए तो लेना नहीं। 1% से ना लाखों रुपए की बचत हो जाती है होम लोन के अंदर, ठीक है। आपने डायरी लेनी है, बैंक का नाम लिखना है, बैंक विजिट करना है, बोलना है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, प्रोसेसिंग फीस बताओ। हर बैंक में, चाहे पूरा दिन लग जाए आपको, हर बैंक में जाओ जहां आपको सबसे सस्ता। अच्छा, फिर जा करके नेगोशिएट भी करो, ये नहीं कि हाँ जी ठीक है हो गया, उसको बोलो भाई कितना करके दोगे। नेगोशिएशन भी चलता है। अगर कोई बैंक कह रहा है ना कि 8% पे दे देंगे, तो उसको बोलो यार दूसरा तो 7.5% पे दे रहा है। फिर वो अपना बेर मिनिमम लेके आएगा कि नहीं नहीं देखो ऐसा है वैसा है, हमारे बैंक में ये है वो है, हम लास्ट 7.70% तक दे देंगे। फिर प्रोसेसिंग फीस में भी नेगोशिएशन करो। ये बेस्ट तरीका है होम लोन लेने का। भाई देखो, डायरी उठाओ, अपने शहर में जाओ, हर बैंक में जाओ, लिखो 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 लिखो, जो सबसे सस्ता दे वो दे, उससे लो। अब आप एक चीज समझो, कोई मान लो एक बंधन बैंक से लोन ले रहा है 1 करोड़ का, ठीक है, पूरी जिंदगी में, जैसे मतलब वो 30 ईयर्स के लिए ले रहा है, तो 30 ईयर्स के बाद मतलब उसने जो टोटल पैसा उतारेगा वो उतारेगा 2,74,00,000 रुपए। वहीं इस केस में कितना उतारेगा? बैंक ऑफ इंडिया से ले रहा है तो 2,48,00,000 रुपए। यानी कितना हो गया? 2 लाख ये हो गए और 24 लाख ये हो गए, 26, ऑलमोस्ट 26 लाख रुपए वो एक्स्ट्रा भरेगा। आप समझ रहे हो? सिर्फ इस बात से कि उसने एक बैंक गलत सेलेक्ट कर लिया कि जो सबसे सस्ता दे रहा है वहां से ना लेकर के किसी दूसरे बैंक से ले लिया। समझ के बात को। अगर मान लो किसी और ब्रांड की भी बात करूं ना, मान लो लेट अस सपोज कि कोई HDFC बैंक से भी ले रहा है, 7.9% है, तो इस केस में भी वो 2,61,00,000 रुपए भर रहा है और यहां 2,48,00,000 रुपए भर रहा है, यानी 11 और ये 13 लाख रुपए इस केस में भी फालतू भर रहा है। तो बैंक सिलेक्शन बहुत जरूरी चीज हो जाती है। तो मैंने आपको वही बेस्ट तरीका बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अपडेट होते रहेंगे, जब भी हो अपना डायरी उठाओ और जाकर के चेक करो। तो ये सिंपल सा पूरा आर्टिकल था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे हमें जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये नई सीरीज शुरू करिए कि करंट न्यूज जो भी आएगी उसके ऊपर जो आर्टिकल होंगे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे आसान भाषा में, ठीक है।
अगर आपको लगा कि इतनी सी भी आपकी नॉलेज बढ़ी है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इसके लिए आपको देखो कुछ पैसे तो देने नहीं है, अगर आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट हो रही है तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, यही वाला कंटेंट हम बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।